मोहम्मद रफ़ी के दौर में एक ऐसे भी सिंगर हुए हैं जिनकी आवाज़ हाई नोट्स पर बड़ी अच्छी बड़ी फिट बैठती थी, मगर ये सिंगर फिर भी रफ़ी साहब जैसे क्यों नहीं बन पाए। कौन ये सिंगर थे, आज इस पर बात करेंगे दोस्तों। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सब तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, रफ़ी साहब की आवाज़ तीनों सप्तक जो होते हैं उसमें बड़ी अच्छी चलती थी, चाहे वो मंद्र सप्तक हो, चाहे वो मध्य सप्तक हो, चाहे वो तार सप्तक हो। रफ़ी साहब की आवाज़ की पकड़ तीनों सप्तक पर बड़ी दमदार थी। और दोस्तों, एक प्लेबैक सिंगर होने के लिए तीनों सप्तक पर आवाज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और ये खूबी रफ़ी साहब के अंदर भर भर के थी। मगर ऐसा नहीं था कि रफ़ी साहब के दौर में रफ़ी साहब की आवाज़ तीनों सप्तक पर अच्छी चलती थी। इस दौर में कई और भी ऐसे सिंगर हुए हैं जिनके हाई नोट्स पर आवाज़ काफ़ी अच्छी चलती थी और तीनों सप्तक पर भी अच्छी खासी पकड़ती। उनमें एक नाम आता है महेंद्र कपूर साहब का, एक नाम आता है कवाल अजीज़ नाजा साहब का, एक नाम आता है एस बलबीर साहब का। एस बलबीर ने तो ना जाने कितनी कवालीज रफ़ी साहब के साथ गाई, और एक नाम और है शंकर शंभू की जोड़ी का। इन सिंगर्स की भी आवाज़ की पकड़ तार सप्तक पर अच्छी खासी थी। मगर दोस्तों, ये जो सिंगर थे ये रफ़ी साहब के इर्द गिर्द ही घूमते थे। इनके आइडियल खुद रफ़ी साहब थे, ये खुद रफ़ी साहब को फॉलो किया करते थे, रफ़ी साहब को माना करते थे और रफ़ी साहब जैसा बनना चाहते थे। मगर ये ख्वाहिश इनकी पूरी ना हो सकी। इनकी सिंगिंग एक दायरे के अंदर ही रह गई थी। अब रफ़ी साहब की पकड़ जो आवाज़ की थी तीनों सप्तकों पर, वो बड़ी गज़ब की थी। तो दोस्तों, यही वो दौर था। एक सिंगर की और एंट्री होती है 1973 में। जी हाँ, ये सिंगर कोई और नहीं, ये सिंगर थे चंचल साहब। चंचल साहब ने जब 1973 में बॉबी में गाया तो कमाल ही हो गया था। अलग हटके चंचल साहब की आवाज़ थी, अंदाज अलग था। और चंचल साहब की आवाज़ सही बताऊं तो तार सप्तक से कहीं आगे तक पहुंचती थी। ऐसी चंचल साहब की आवाज़ का जलवा था। तो बॉबी के बाद चंचल साहब का नाम अच्छा खासा हो गया था, वो लगने लगा हाई पिच पे गाने वाला एक सिंगर आ गया। बॉबी के बाद चंचल साहब को एक से एक नायाब गीत मिले, कभी गम से दिल लगाया, यारा ओ यारा, मैं बेनाम हो गया। और उसके बाद फिर चंचल साहब को कई ऐसे गीत मिले, कवाली टाइप्स गीत मिले, फीलिंगफुल गीत मिले। मगर प्रॉब्लम क्या थी, चंचल साहब वो जगह नहीं बना पा रहे थे जो रफ़ी साहब की जगह थी। चंचल साहब गा तो रहे थे, मगर जो फिल्मी संगीत का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के अंदर उनकी जो वॉइस थी वो फिट नहीं बैठ रही थी। चंचल साहब ने बहुत कोशिश की अपना मकाम बनाने की, एक अलग मकाम बनाने की, मगर शायद वो ये मकाम नहीं बना सके। और बाद में यही कारण था दोस्तों, चंचल साहब को जो आशा का एक गीत मिलता है, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, तो इस गीत ने चंचल साहब की तकदीर बदल के रख दी। चंचल साहब ने सोच लिया अब वो गाएंगे तो माता की भेंटें ही गाएंगे, माता की भेंटें उनके लिए लक्की साबित हो रही है। उसके बाद तो फिर अवतार का गाना आया, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इस गाने में भी चंचल साहब ने बिल्कुल कमाल करके रख दिया था, और चंचल साहब इस्टेब्लिश होने लगे फिल्मी गानों से इतर भेंटों की तरफ। उसके बाद तो चंचल की कई प्राइवेट भेंटें आई, प्राइवेट भेंटों के एल्बम्स आए जिन्होंने कमाल धमाल मचा दिया। फिर चंचल साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब चंचल साहब भी देखिए रफ़ी साहब के बड़े मुरीद थे, इसीलिए शायद वहाँ तक वो भी नहीं पहुँच पाए। चंचल साहब ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि उनकी माँ को हालांकि संगीत का ज्ञान नहीं था, मगर उनकी माँ चाहती थी कि चंचल साहब मोहम्मद रफ़ी की तरह गाएं, और वो मेहमानों से इंट्रोड्यूस भी कराती थी चंचल को कि देखिए जो ये मेरा बेटा है, ये मेरा मोहम्मद रफ़ी है। ऐसा गाना था चल उड़ जा रे पंछी, मैं रफ़ी साहब के गाने गाता था, मुझे अच्छा लगता था रफ़ी साहब को गाना, मन्ना डे साहब को गाना। मेरे स्पेशली माँ नहीं चाहती थी मैं गाना गाऊं, लेकिन कमाल ये है कि जब मेरे यहाँ कोई गेस्ट आते थे तो माँ सबको कहती थी ये मेरा मोहम्मद रफ़ी है। ऐसा चंचल साहब ने कई इंटरव्यूज़ के अंदर खुलासे किए हैं। तो चंचल साहब रफ़ी साहब का बहुत सम्मान करते थे, मगर माता की भेंटों में चंचल साहब का कोई सानी नहीं था। हाँ, फिल्मी दुनिया में चंचल साहब वो मकाम नहीं बना पाए जो रफ़ी साहब का था। रफ़ी साहब का हालांकि मकाम चाहे फिल्मी दुनिया हो चाहे गैर फिल्मी दुनिया हो, जहाँ गायकी की बात आती है तो सबसे टॉप पर रफ़ी साहब ही आते हैं। तो चंचल साहब कहीं ना कहीं जो उनकी एक इच्छा थी मोहम्मद रफ़ी बनने की, वो नहीं बन पाए। कहीं ना कहीं
इशारों इशारों में चंचल साहब के इंटरव्यू से बहुत कुछ समझने को मिल जाता है कि चंचल साहब चाहते कैसे थे, कैसा सिंगर बनना चाहते थे। जी हाँ, वो रफ़ी साहब जैसा ही बनना चाहते थे, मगर उनकी जो वॉइस थी, उसकी जो क्वालिटी थी, वो बिल्कुल अलग तरीके की थी। उनकी वॉइस क्वालिटी फिल्मी दुनिया के काबिल नहीं थी और इसीलिए उन्होंने फिल्म संगीत को बहुत जल्द अलविदा कहा और माता की भेंटों की तरफ उनका रुझान हुआ और माता की भेंटों में उन्होंने नए मकाम हासिल किए। इसमें कोई शक और शुबा वाली बात नहीं है। टी सीरीज से लेके अदर म्यूजिकल कंपनीज में उनकी अच्छी खासी भेंटें आपको सुनने को मिल जाएंगी। हर कंपनी के लिए लगभग उन्होंने माता की भेंटें रिकॉर्ड की। और चंचल साहब का ये भी रुतबा था दोस्तों कि यूएस में जॉर्जिया की जो नागरिकता थी उनको वो एक ऑनर के रूप में मिली थी। ये खासियत थी चंचल साहब की। 2021 में चंचल साहब का अनफॉर्चुनेट एज के फैक्टर चलते हुए उनका देहांत हो गया था। मगर चंचल साहब की जो ख्वाहिश थी वो रफ़ी साहब बनने की, वो पूरी नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं अंदर से यही वो चाहते थे। मगर उनकी जो वॉइस की पिच थी, तार सप्तक से आगे उनकी वॉइस जाती थी। मगर प्रॉब्लम क्या थी, उनकी जो आवाज़ थी वो फिल्मी जो फ्रेम था उसमें फिट नहीं बैठती थी। तो दोस्तों, ऐसे भी नायाब किस्से में, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।